SARE Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SARE Foundation for the Blind. आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट 4-5 इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज हैं वो पढ़ेंगे और उसके अलावा ये पेपर में आती है अक्सर, ठीक है। और उसके अलावा आज हम मॉडल वर्ड्स जो होती हैं उनको देखेंगे और उनसे जो सेंटेंसेज हैं वो किस तरीके से पेपर में आती हैं और किस तरह उनके ऊपर मबनी सेंटेंसेज आपके पेपर में आते हैं उनको हम आज देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है या चीज़ आपने देखनी होती है, समझनी है, ये आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं और भी जगह फ़ायदा देगा, ख़ास तौर पे जहाँ आप लोग कुछ एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट जो होते हैं वो उनको हल कर रहे होते हैं। वो है कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय, प्रोसीड एंड प्रोसीडेड बाय। लेकिन इन सब में डिफरेंस क्या क्या होता है? प्रोसीड का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले आना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अली प्रोसीड अहमद, यानी अब मैं ये कहूँगा कि अली पहले है अहमद से, या इसी तरीके से मैं ये कहूँ कि भाई अहमद जो है वो बाद में पैदा हुआ, अली पहले पैदा हुआ, तो मैं क्या कह दूंगा? अली प्रोसीड अहमद, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई रो में चीज़ें आ रही हैं एक रो के अंदर, कि मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ क्या कहते हैं, फुटबॉल प्रोसीड्स क्रिकेट एंड क्रिकेट प्रोसीड्स हॉकी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले फुटबॉल, यानी मैं ये कह रहा हूँ ना फुटबॉल प्रोसीड्स क्रिकेट, तो सबसे पहले फुटबॉल है, फिर क्रिकेट है और फिर हॉकी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर ये लिखा हुआ आ जाए प्रोसीडेड बाय, तो सिचुएशन बिल्कुल उलट हो जाएगी। अगर मैं ये कह दूं फुटबॉल इज प्रोसीडेड बाय क्रिकेट, तो क्या मतलब है? क्रिकेट प्रोसीड कर रहा है किसे? फुटबॉल को, यानी क्रिकेट पहले आएगा, फुटबॉल बाद में हो जाएगा, ठीक है। यानी सिचुएशन बिल्कुल उलट जाएगी, ठीक है। ये आपने इस ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसी तरीके से फॉलोड, प्रोसीड का बिल्कुल उलट है फॉलोड, मगर फॉलोड का मतलब होता है बाद। मैं अगर ये कह रहा हूं फुटबॉल फॉलोज क्रिकेट, तो इसका और एंड क्रिकेट फॉलोज हॉकी, तो इसका मतलब यह है कि हॉकी को मैं सबसे पहले रख रहा हूं, फिर मैं क्रिकेट को रख रहा हूं और फिर मैं फुटबॉल का रख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, फुटबॉल फॉलोज क्रिकेट एंड क्रिकेट फॉलोज हॉकी, ठीक है। सिचुएशन बिल्कुल उलट है, यानी सिचुएशन फॉलोज की कौन सी वाली है? प्रोसीडेड बाय वाली है। यानी अगर मैं ये कह दूं फुटबॉल फॉलोज क्रिकेट, या ये कह दूं फुटबॉल इज प्रोसीडेड बाय क्रिकेट, तो ये बात एक है। और फॉलोड बाय, ये वाली सिचुएशन वो है जो सी प्रोसीड्स की सिचुएशन है, ठीक है। यानी फॉलोज आ रहा है और फॉलोड बाय आ रहा है, तो सिचुएशन बिल्कुल उलट जाएगी। अगर मैं ये कह रहा हूं फुटबॉल इज फॉलोड बाय क्रिकेट एंड क्रिकेट इज फॉलोड बाय हॉकी, तो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि फुटबॉल सबसे पहले है उस, एंड फुटबॉल इज फॉलोड बाय, यानी उसके बाद क्या है? क्रिकेट, एंड क्रिकेट इज फॉलोड बाय हॉकी, ठीक है। यानी हॉकी सबसे एंड पे है। तो ये आपने डिफरेंसेस चारों के जहन में रखने हैं,
जब आपको एप्टीट्यूड के सवालात आते हैं तो वहां पर इस तरीके से आता है, वो इंसान वहां कंफ्यूज ये होता है कि यार प्रोसीडेड बाय का क्या मतलब था, यार फॉलोज का क्या मतलब था, कंफ्यूजन हो जाती है इन चारों के अंदर। ठीक है, फॉलो का मतलब क्या, बाद, प्रोसीड का मतलब है पहले, फॉलोड बाय आ जाएगा तो वो फॉलो से सिचुएशन बिल्कुल उलट जाएगी, और प्रोसीडेड बाय आएगा तो प्रोसीड से सिचुएशन बिल्कुल उलट जाएगी, यानी पहले वाला बाद में चला जाएगा, बाद वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, होपफुली कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अच्छा, अगला आप अक्सर सुनते होंगे, इसे मतलब बिल्कुल हटके अगला कॉन्सेप्ट है अब, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब के मामलात में आप सुनते होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब की वो वाली फॉर्म जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, प्लेइंग, स्विमिंग, क्राइंग, नॉकिंग, डांसिंग, क्लिंगिंग, ये क्या है सारे, ये हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं शायद वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है और वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिर्फ आईएनजी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कहीं लफ्ज मिले बेस वर्ड, बेस वर्ड, ये मैंने एक दो पेपर्स के अंदर देखा, एमसीक्यू आया हुआ था, बेस वर्ड, व्हाट इज द रूट वर्ड या बेस वर्ड। बेस वर्ड का मतलब ये होता है कि भाई वो बुनियादी लफ्ज कि जिसको मजीद डिवाइड किया गया तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश की जबान है वो मतलब अपने साथ छोटे छोटे सांप के इलाके जोड़ती रहती है, और जो लफ्ज है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, या यूं करके हम समझ लेते हैं बेस वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड और कंपाउंड वर्ड। ठीक है, बेस वर्ड का मतलब है कि भाई बिल्कुल बुनियादी, मिसाल के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ, ज़हन में आ रहा है अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो इसमें बेस वर्ड क्या है, यानी अगर मैं एबल हटाऊं तो अंडरस्टैंड बाकी रहता है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंड में से मैं मजीद कुछ नहीं हटा सकता, तो अंडरस्टैंड क्या हो गया, बेस वर्ड या रूट वर्ड, यानी मजीद को डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से आप वर्ब की फॉर्म कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ प्ले, प्लेड, प्लेड, तो अब ई भी मैं हटाऊं तो प्ले बाकी बचता है, इसका मतलब यह है कि इसका रूट वर्ड क्या है, प्ले। ठीक है, जब आप रूट वर्ड या बेस वर्ड देख रहे हो तो एक चीज का जहन में रखना है, वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मीनिंग चेंज हो रहा है ना, तो यानी एक वो तो एक दूसरा लफ्ज ही बन जाएगा। ठीक है, अगर मिसाल देता हूं, एक लफ्ज है कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर का क्या मतलब है, वो बंदा जो बढ़ई जिसको हम कहते हैं उर्दू में, या जो लकड़ी का काम करता है। अब कोई बंदा उससे पूछे कि भाई यार बताओ इसका बेस वर्ड क्या है, यार रूट वर्ड क्या है, वो क्या कहेगा, यार ये तो दो वर्ड हैं, कार, ऊपर के बाल तो तीन भी बना देंगे, कार, पेंट और फिर अर, यानी मतलब इसका जो बेस वर्ड है वो दो हैं जी, कार भी है और पेंट भी है। तो बताएं, क्या बढ़ई का कोई ताल्लुक कार से है, या बढ़ई का कोई ताल्लुक पेंट से है। ठीक है, यानी कॉन्सेप्चुअली कोई रिलेट नहीं करते मीनिंग। ठीक है, तो ये जो बुनियादी इसमें रूट वर्ड है वो कारपेंटर ही है। ठीक है, तीसरा, हमने अभी चेक कर रहे थे अंडरस्टैंडेबल, हमने एबल हटाया, तो अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडेबल मीनिंग तकरीबन मिलता जुलता है, एक ही है। ऐसी चीज जो समझने के काबिल उसे हम अंडरस्टैंड के डेबल कह देते हैं, और समझना किसे कहते हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन कारपेंटर में ना कार पेंट बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं,
तो ये एक ही वर्ड है, इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। यानी जो मीनिंग है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज नहीं हो रहा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो पहले लफ्ज था वही इसका रूट वर्ड या बेस वर्ड है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है जिसके अंदर सब के लाके लग गए हों। जिस तरह अभी हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडेबल, ये वैसे पूछा जाए तो ये क्या है जी? ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अनकंफर्टेबल, अन भी लगा दिया मैंने, एबल भी लगा दिया तो कंफर्ट के साथ, तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये भी एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है, अनकंफर्टेबल। और इस कॉम्प्लेक्स वर्ड का बेस वर्ड क्या है? कंफर्ट। ठीक है, जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड हमेशा याद रखें कि वो दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है। ग्रीन हाउस, बेडरूम, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तीनों के क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आगे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रामर का, इन्फिनेटिव और जेरेंट। इन्फिनेटिव उन वर्ब्स के साथ अगर किसी वर्ब के साथ से पहले टू आ जाए ना, TO2, तो वर्ब उसको क्या कहलाने लग जाती है? इन्फिनेटिव। ठीक है, तो जिस तरह मैं कहता हूँ टू प्ले, प्ले को कह देता हूँ टू प्ले, टू क्राई। इसी तरीके से टू स्लीप। ठीक है, यानी वो जो वर्ब होती है उससे पहले टू आ जाए तो वर्ब मतलब किसी भी जुमले के अंदर एज एन वर्ब यूज नहीं हो रही होती। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ही हैज टू प्ले। ठीक है, उसे खेलना है। ठीक है, अब प्ले वैसे क्या है? ये तो एक वर्ब है। प्ले, प्ले जिसकी सेकंड फॉर्म प्लेड, जी थर्ड फॉर्म है प्लेड, और प्लेइंग भी हम इसको मतलब ING के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक वर्ब है, लेकिन उससे पहले अगर टू आ जाए तो ये इस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं आ रही। ही हैज टू प्ले या ही लव्स टू प्ले। ठीक है, तो वो तमाम वर्ड जिन सॉरी वो तमाम वर्ब्स जिनसे पहले TO2 आ जाए वो क्या बन जाती हैं? इन्फिनेटिव। ये आसान, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, फिर जेरंड क्या चीज है? जेरंड ऐसी वर्ब की वो फॉर्म ING के साथ जो कि नाउन बन जाए, उसको क्या कहते हैं? जेरंड। कंफ्यूज नहीं होना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ही इज प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्या है? ये वर्ब है, ही इज प्लेइंग। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ मैं ING लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं ही लव्स प्लेइंग। ठीक है, लव्स तो मैंने लगा दिया, क्या है इसका नाम है? वर्ब तो इधर लव्स आ गया, लव बन गया लव्स। प्लेइंग इधर क्या है? प्लेइंग इधर अब ये नाउन बन गया हुआ है। खेल, वो खेल पसंद करता है। ही लव्स प्लेइंग। ठीक है, तो वर्ब की वो वाली फॉर्म मतलब वो ING फॉर्म जो कि जुमले के अंदर नाउन के तौर पे एक्ट कर रही हो, उसे क्या कहते हैं? जेरेंट। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं कामयाब रहूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। ठीक है, मैं जरा एक मिनट देख लूं और क्या चीज हमने करनी। हम्म, तो ये आज के कुछ कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद है आपको याद रहेंगे। ठीक है, अब हम मॉडल वर्ब से चलेंगे। मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं और इनका क्या काम होता है? मॉडल वर्ब्स होती हैं ऐसी, पहले हमने किस किस्म के सेंटेंसेस पढ़े थे? सेंटेंसेस हमने पढ़े थे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, ये मतलब टेंसेस के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आ, तो ये तीन किस्म के हमने जुमले पढ़े थे और उनमें
कहीं इस तरह, अगर किसी उस तरह उन वाले जुमलों में कहीं इस तरह का मीनिंग आपको देना पड़ जाए कि भाई शायद, या सकता है, या ये आपको देना पड़ जाए शायद, चाहिए, या लाजमी, ठीक है, इस तरह के जो मीनिंग देने पड़ जाते हैं ना आपको सेंटेंसेस के अंदर, तो वो वाले मीनिंग कन्वे करने के लिए जो सी वर्ब आ रही होती है उसे कहते हैं मॉडल वर्ब। ये कौन सी होती है? मिसाल के तौर पे शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, ऑट टू, हैव टू। सही है, शुड। तो ये सारी क्या है? मॉडल वर्ब्स। ठीक है। अच्छा, अब इनका यूजेज कहाँ कहाँ है वो हम देख लेते हैं। एक बात याद रखना है, मेजोरिटी ऑफ टाइम मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, मॉडल वर्ब ये होती तो एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आ रही होती है वो ज्यादातर फर्स्ट ही आती हैं। ठीक है। अब अगर आपने कहीं कन्वे शायद का मीनिंग करना है, शायद वो ये करेगा, ठीक है, तो आप कौन सा मॉडल वर्ब लगाते हो? मे या माइट। ही मे गो। अब मे गो इजाजत के नाम मानो में भी आता है, लेकिन तो मैं ये कह देता हूँ कि भी शायद वो जाए। मैं कैसे कहूंगा? ही मे गो या ही माइट गो। ठीक है। या क्या इसका नाम है, मैं ये कहता हूँ कि भाई शायद वो पास हो जाए। ठीक है, तो क्या आएगा? मे बी ही पास द एग्जाम। ठीक है, मे बी ही पास द एग्जाम। अच्छा, अब मे कहाँ आता है और माइट कहाँ पे आता है? दोनों का मतलब बुनियादी काम तो एक ही है कि भाई शायद का मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ठीक है। जो माइट है ना वो ऐसी चीज जिसके बाद जो जिसके आप पास्ट में जिक्र कर रहे हो, शायद वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? ही माइट डू, तो देन दिस विल हैपन, या दिस हैपन, या दिस हैपेंड। ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं? मे। तो मैं जिस तरह भी बात कर रहा था, ही मे गो या ही मे अटेंड दी, या सॉरी, मे बी ही अटेंड दी क्लास। ठीक है, मे बी वी विल बी इन लाहौर। ठीक है, या ही मे रीच लाहौर ऑन टाइम। ठीक है, तो शायद का मीनिंग इस तरह दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है कन्वे करने के माने में। ठीक है। और मे बी और माइट बी का भी इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, अगर पास्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं और प्रेजेंट के अंदर कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग इस्तेमाल इसी तरीके से बनेगा। हाँ, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर देते हैं, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं तो उधर मे लगा देते हैं, और प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो माइट लगा देते हैं, तो ये कुछ बहुत, आपने जुमला गलत नहीं बनाया। आपने जो बात की वो ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन के एतबार से। ठीक है, अगर आप फॉर्मल सिचुएशन दे रहे हो तो आपको ख्याल रखना है। ठीक है, दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल बात कन्वर्सेट कर रहे हो या वैसे बात कर रहे हो तो आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, गलत नहीं है। अच्छा, अब कैन और कुड। कैन कहाँ पे आता है? इजाजत के लिए। ठीक है, कैन आई डू दिस, या सकता है के माने में, ही कैन डू दिस। ठीक है, या ही कैन विन द रेस। ठीक है, तो इसी तरीके से कुड जो है वो भी यही है।
ही कुड रिन द रेस। सिर्फ डिफरेंस है बिल इन दोनों के इस्तेमाल में भी, कि दोनों या इजाजत के लिए आ रहे होते हैं या सत्ता है के मानों में आ रहे होते हैं। तो बस जो माइनर सा डिफरेंस है वो इनमें वही है जो सा मे और माइट में है। जो कैन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हो रहा था इस्तेमाल, और कुड पास्ट के अंदर कोई अगर बात हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर वो पढ़ता तो वो कामयाब हो सकता था, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या कह दूंगा, ही कुड सक्सीड। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर वो पढ़े तो कामयाब हो सकता है, तो यहां मैं क्या कहता हूं, ही कैन सक्सीड। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल यूजुअली इंटरचेंजेबली नहीं होता, लोगों के इनफॉर्मल सिचुएशन में कर रहे होते हैं, लेकिन इसको कोई ना कोई टीचर गलत कर सकता है। मेयर माइट को ज्यादा चांसेस नहीं है कोई गलत करेगा, लेकिन कैन और कुड का इस्तेमाल जरा ज्यादा वाजे फर्क से आता है कि आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा, और कौन से हैं, मे माइट, कैन, कुड, अच्छा, नीड टू, बल्कि उससे पहले समझ लेते हैं यूज्ड टू। यूज टू का जो मोटर वर्ब है वो आता है आपकी रूटीन कन्वे करने के लिए। ही इज यूज टू ऑफ हैविंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो अगर कहीं यूज टू लिखा हुआ आ जाता है तो वो गलत है। यूज टू इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, यूज्ड टू। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये मॉडल वर्ब भी ऐसा है, यूज्ड टू। ही इज यूज टू ऑफ ऑफ ड्राइविंग रैशली। ठीक है, अच्छा, अब है नीड टू। ठीक है, तो ये मानी देता है लाजमी के, यू नीड टू टेक क्लास, या यू नीड टू टेक क्लास, तुम्हें क्लास लेना है। ठीक है, मस्ट के भी इसी तरीके से, ये दोनों मस्ट और नीड टू। मस्ट जरा बहुत हार्ड हो जाता है, यानी अगर मैंने वही बात आपको कन्वे पोलाइटली करनी है तो मैं आपको क्या कह देता हूँ, यू नीड टू टेक क्लास, यू नीड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू नीड टू टेक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अब इसी तरीके से मैं अगर ये कह दूं यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये दोनों को मानी सेम है, लेकिन वो जो है वो मैं आपको जरा सख्त कह रहा हूँ बात। ठीक है, दोनों का जो मतलब है वो लाजमी के ही आता है मानो में। ठीक है, लेकिन सफर सिर्फ इतना है कि भाई अगर आप किसी को कन्वे कर रहे हो, क्या इसका नाम है वहां पर, नीड टू, और अगर फोर्सफुली या ऑर्डर मानो में बॉसी स्टाइल में कर रहे हो तो मस्ट का आप लफज लगा सकते हो। अच्छा, फिर है शुड। ठीक है, या इसी तरीके से एक लफज आप कम सुनते होंगे, ऑट टू, AUGHT, ऑट टू, ये दोनों सेम मानी है। शुड, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, चाहिए के मानो में। ठीक है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, या यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, और हैव टू, हैव टू क्या है, ये लाजमी है, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर टाइम। ठीक है, ये मस्ट वाले मानों में ही है, लाजमी। ठीक है, तो ये वाले क्या इसका नाम है, कुछ आज के हमारे मॉडल वर्ड्स हैं। होपफुली आपको ये सारे समझ में आए होंगे, इनका इस्तेमाल। ठीक है, इसके अलावा मुझे कोई नजर आए मैं ग्रुप के अंदर उनको भेज दूंगा। ठीक है, जो मेजर इस्तेमाल होते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, लेकिन आमतौर पे बस यही आते हैं। कल इंशाल्लाह हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे।
और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब हम अपने बढ़ते हैं मतलब पार्ट बी जो है हमारा उसकी तरफ। आज हम, जैसा मैंने कल ग्रुप के अंदर जवाब देते हुए बताया था कि अच्छा सर, इसमें शुड और वुड भी नहीं यूज होगा मॉडल वर्ब्स वुड, में? हाँ वुड 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 रह गया बिल्कुल। वुड होता है यानी एक ऐसे अजम्पशन के बारे में, या क्या इसका नाम है, ख्वाहिश के बारे में, या विश तो नहीं, लेकिन क्या इसका नाम है, ऐसी ऐसी चीज जिसके बारे में आप ख्याल कर रहे हो कि ये अगर आपने पास्ट में की होती तो ठीक है, तो ऐसा हो जाता। ठीक है, विल तो होता है ना करेगा। ठीक है, विल होता है फ्यूचर के लिए। ये आमतौर पे इन दोनों का कॉन्सेप्ट ना, विल और वुड के दरमियान जो है ना कंफ्यूजन आती है जब आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो ऐसी चीज जिसका आप इरादा कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए, वो तो आप विल लगाओगे ना। लेकिन कोई बात आप माजी में कर रहे हो जिसका आपने माजी में इरादा किया था, तो वहां पे आप वुड लगा देते हो लफज। मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, वुड हेल्प हिम, मिसाल के तौर पे, आई थॉट आई वुड गेट दिस जॉब बिफोर जनवरी। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं ये हासिल कर लूंगा जॉब जनवरी में, या जनवरी से पहले। ठीक है, तो ऐसी चीज जहां आप माजी में इरादा कर रहे हो फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो आप वहां पर इस्तेमाल ये करते हो वुड का। और जहां आप प्रेजेंट में बैठे हुए फ्यूचर का इरादा कर रहे होते हो, तो वो क्या, वहां पे क्या लगाते हो, विल। ये कंफ्यूज वुड और विल के दरमियान कंफ्यूजन आती होती है कि भाई यहाँ पे मैं वुड लगाऊं कि विल लगाऊं। ठीक है, यानी अगर आप पास की अपनी बात जिक्र कर रहे हो कि भाई आपने पास में ऐसा इरादा किया, या अगर ऐसा इरादा कर ऐसा करते, या क्या इसका नाम है, ख्वाहिश का इजहार करते हो, तो वो क्या इसका नाम है, वुड वुड का लफ्ज लगता है। अच्छा, और हाँ, मे जो है वो इजाजत के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे आई गो टू वॉशरूम, ये तो हमारा बचपन का एक जुमला है। मे आई गो टू ड्रिंक मैम, मे आई गो टू वॉशरूम, तो इजाजत लेने के लिए भी मे का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मॉडल वर्ब और कोई पूछना चाह रहा हो तो वो पूछ सकता है। नहीं तो अब हम एनालॉजी लिखेंगे, अगर टाइम बच गया तो। कोई क्वेश्चन नहीं है? अब हम जरा एनालॉजीज देख लेते हैं। एनालॉजीज क्या होती है? एनालॉजी होती है कि दो चीजों का अंदर आपने ताल्लुक देखना था। एनालॉजी का मतलब होता है उस तरह का होना, तरह का। ठीक है, या दो चीजों के दरमियान रिलेशन होना। ठीक है, तो आपको आमतौर पे पेपर के अंदर कैसे आती है कि ऊपर उसने एक एनालॉजी दी होती है और आपसे पूछा जाता है कि इससे मिलती जुलती दूसरी एनालॉजी क्या होती है, मिसाल के तौर पे। या एक एक रिलेशन दिया होता है, आपसे पूछा जाता है कि इससे मिलता जुलती एनालॉजी यानी इससे मिलता जुलता दूसरा रिलेशन क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ, हैंड और रिस्ट यानी कलाई। ठीक है, ये एक रिलेशन है। अब इस तरह का रिलेशन यानी इसकी एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है तरह का आना, वो क्या वो और बनेगी, वो होती है मिसाल के तौर पे फुट और एंकल। या दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बैग और चेयर, स्टूडेंट एंड टीचर, फादर एंड मदर। ठीक है, आपने इधर करना क्या होता है कि आपने अपना इधर जहन, कॉमन सेंस लगानी होती है, या जहन लड़ाना होता है कि भाई जिस तरह का ऊपर रिलेशन था, इस तरह का रिलेशन निचली चार ऑप्शन में से किन दो वर्ड के अंदर बन रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि भाई हैंड है और रिस्ट है, ये कॉमन सेंस मैंने लड़ाई क्या कि हाथ के साथ कलाई जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह का और क्या रिलेशन है, नीचे ऑप्शन है हमारे पास फुट और एंकल। हाँ, ये एक रिलेशन बन रहा है कि भाई
पाँव के साथ टखना जुड़ा होता है। अब उस तरह फादर और मदर उस तरह नहीं जुड़े होते, स्टूडेंट टीचर उस तरह नहीं जुड़े होते, बैग और चेयर उस तरह नहीं जुड़े होते। ठीक है, तो मैं क्या लगा दूंगा, ऊपर से दोनों पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, तो मेरा जो गालिब राय होगी वो क्या होगी, फुट और एंकल। ठीक है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। इसी तरीके से आपको और पूछी जा सकती है, डे एंड नाइट। नीचे ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई ब्लैक एंड वाइट, हैंड एंड फुट, आईज एंड ईयर्स, टेबल एंड चेयर। अब मैंने ऊपर वाला रिलेशन देखा, नीचे वाला रिलेशन देखा, तो मुझे समझ आ रही है कि यार ऊपर वाला जो दो रिलेशन है ऑपोजिट का रिलेशन दे रहे हैं। तो मैं नीचे देखूंगा कि भाई यार ऑपोजिट का रिलेशन कौन सा दे रहा है, यानी इस तरह का रिलेशन किधर मौजूद है, वो कहाँ मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो किसको मैं टिक कर दूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट को। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉजीज। मैं आपको ग्रुप के अंदर भेजूंगा रिलेशन इस तरह, और आपने उनमें से मतलब सही ऑप्शन बतानी है कि भाई किसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई इस तरह का रिलेशन बाकी नीचे ऑप्शन में से किसी एक में मौजूद है, यानी एनालॉजी कौन सी दुरुस्त है। ठीक है, अच्छा, एक तो पेपर के अंदर ये एनालॉजीज आती हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने अपने तौर पे। ठीक है, ये ग्रुप में खुद से करने वाला टास्क है, इसको मैं वैसे क्लास में नहीं करवा सकता है, खुद से प्रैक्टिस करने वाला, क्योंकि हर एक की कॉमन सेंस होती है, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको दुरुस्त लगाएंगे, क्योंकि इसमें सीखने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला है कि भाई क्या इसका नाम है, हाँ यार ये रिलेशन लग रहा है, ये एनालॉजी समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको फिक्रे आते हैं कि अल्टीमेट रिजल्ट लगा निकालें। ये एनालिसिस हट के मैं बात करूं और कौन से मतलब वो आता है पेपर में सवाल। ठीक है, अल्टीमेट मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूं, वाइट पीपल लिव इन यूरोप, और दूसरा जुमला मैं बोलता हूं, यूरोपियंस आर ब्यूटीफुल। ठीक है, और तीसरा, अब ये इसको कहते हैं इन्फरेंस, के मतलब इन्फर करना। ठीक है, अब मैं इससे ये रिजल्ट निकाल सकता हूं कि भाई वाइट, मैंने पहले क्या कहा, वाइट पीपल लिव इन यूरोप, और फिर मैंने आगे क्या कहा, यूरोपियंस आर ब्यूटीफुल, यानी यूरोपियन, यूरोप में कौन है, वाइट पीपल है ना। ठीक है, और मैंने कहा अल्टीमेटली फिर मैं ये इन्फर कर सकता हूँ, ये रिजल्ट भी निकाल सकता हूँ कि वाइट आर ब्यूटीफुल, वाइट पीपल आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह के जुमले भी आते हैं कि यह भी आपने कॉमन सेंस लगानी होती है कि इन्फर करना होता है। ठीक है, तो आपको मेरा ख्याल इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इन्फर व्हाट इज ट्रू। ठीक है, तो जिस तरह में मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इसमें आपको नीचे चार ऑप्शन दे सकता है, वाइट पीपल आर ब्यूटीफुल, वाइट पीपल आर अगली, ये या क्या इसका नाम है, यूरोपियन आर अगली, या क्या इसका नाम है, वाइट पीपल आर स्ट्रेंज शार्प पीपल। मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह के चार ऑप्शन आ सकते हैं। बाकी तीन ऑप्शन तो हमें समझ में आ रही है कि किसी भी तरीके से नतीजा नहीं निकालते ऊपर वाले दो फिक्रों से। ठीक है, लेकिन जो वो वाला कि व्हाइट पीपल आर ब्यूटीफुल, ये नतीजा निकल सकता है। इसी तरह मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं, लॉयन इज अ ब्रेव एनिमल, अली इज अ लॉयन। तो मैं इधर क्या नतीजा निकाल रहा हूं, चार ऑप्शन आ जाएंगे, अली इज ब्रेव, अली इज कवर्ड, अली इज स्ट्रॉन्ग, अली इज बिग। क्या मैं नतीजा निकाल रहा हूँ,
मैं इधर नतीजा ये निकाल रहा हूँ कि भैया अली इज ब्रेव, यानी मैंने ऊपर ऊपर वाले दो फिक्रों से नतीजा निकलता है ना, जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ अली, सॉरी क्या कहते हैं, लॉयन इज अ ब्रेव एनिमल, अली इज अ लॉयन। ठीक है, इससे ये नतीजा निकलता है कि भाई अली इज ब्रेव। ठीक है, तो इस तरह के आपको जुमले पेपर में आते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास। मेरा ख्याल है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो कोई फीडबैक हो, कुछ कोई सवाल हो आपका, तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.